हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो आपके गाउस लॉ से रिलेटेड आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है गाउस लॉ लिखिए, और गाउस लॉ की कोई भी एक एप्लीकेशन आ जाती है। तुम्हारे सिलेबस में गाउस लॉ की 5 एप्लीकेशन है और पांचों में से कोई भी एक एप्लीकेशन 4 नंबर में आपके पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं गाउस लॉ। तो गाउस लॉ पढ़ने के पहले अपन सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, जो आपके है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो सर नाम से पता चल रहा है क्या कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन सदैव परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो बच्चों लिखना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी which have direction always perpendicular to plane and outward। परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो बच्चों ध्यान देना, ये मान लो आपके कोई एक प्लेन शीट है, तो यदि ये कोई एक प्लेन शीट है तो बच्चों इस प्लेन शीट का क्या होगा, ये कहलाता है प्लेन। ये इस प्लेन शीट का क्या कहलाता है, प्लेन। और सर इसका एरिया क्या होगा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इसकी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। यानी ए वेक्टर किधर आएगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब सर आउटवर्ड कैसे, यदि कोई क्लोज सरफेस है, यदि कोई आपके क्लोज सरफेस है जैसे ये स्फीयर, तो इसके एरिया वेक्टर हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। कैसे, जैसे कोई सिलेंडर, बट ये एक प्लेन शीट है और प्लेन शीट के लिए आप एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी ले सकते हो या नीचे की तरफ भी ले सकते हो, बट हमेशा याद रखना एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्लेट। यानी जो प्लेट का प्लेन है ना, इसके एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं। कैसे, आपको हमेशा एंगल एरिया के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, एरिया के साथ। परंतु आपको एंगल किसके साथ दिया हुआ होगा, प्लेन के साथ। और यदि आपको प्लेन के साथ एंगल दे रखा है तो आपको उस एंगल को एरिया के एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, 90 - फाई करके, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों एरिया वेक्टर आपके इतना सा टॉपिक है, ये आपके कंप्लीट। ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों यदि आपको गाउस लॉ पढ़ना है, तो गाउस लॉ पढ़ने के सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे तो आगे चैप्टर में तुम्हारे आने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो का वही मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे के वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम ही होते हैं ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ। तो बच्चों सभी ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाया जाता है वाटर फ्लो से। किससे समझाते हैं, वाटर फ्लो। यानी पानी मान लो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो इस पानी के बहाव से आपके फ्लक्स को समझाया जाता है। कैसे, जैसे मान लो आपके रिवर या फिर वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, जैसे मान लो ये बुक है,
फोटो फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम, उसके बीच के जो फोटो है उसको हटा दो तो एकदम आर पार वाला पार्ट, तो ये रेक्टेंगुलर, ये आयताकार जो फ्रेम होता है ये आप ले लो फोटो का, जिसमें से पानी फ्लो हो सके। तो यदि इधर पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और इसमें आप यदि ये रेक्टेंगुलर फ्रेम रख दोगे तो जितना वाटर पर सेकंड इस एरिया से पासेस कर जाएगा, यानी इधर से पासेस होकर इस तरफ आ जाएगा, उस वाटर की क्वांटिटी वाटर फ्लक्स कहलाती है। उस वाटर की क्वांटिटी क्या कहलाती है? वाटर फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे सर पानी तो है नहीं, यहां पर कौन है? यहां पे पानी की जगह आपके है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर को जितना पार कर जाएगी उनकी क्वांटिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through rectangular frame, passes through area element is known as electric flux। उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन बनी कैसे, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है काम, तो इसको अपन समझते हैं, अब डायग्राम से समझते हैं। इधर ध्यान देना, मान लो जैसे आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसके अंदर आपके कोई एक एरिया एलिमेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है? डीए वेक्टर, एक एरिया एलिमेंट रखा हुआ है। अब आपको पता है, सभी को पता है, एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इधर ले लें, इस तरफ आपके हो गया एरिया वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना, एरिया एलिमेंट है तो डीए वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? यानी ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे पासेज हो रही है, गुजर रही है, वो कहलाती है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आती है, लिखो लिखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the dot product of electric field and area vector, electric field and area vector। तो सर बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, अब इधर ध्यान दो। जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा, ये क्या कहलाता है? उस एरिया एलिमेंट से पासेज होने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो यदि आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे? ऐसे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इनके एरिया के फ्लक्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब समीशन डी फाई ई और समीशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब सभी को पता है आपके जो समीशन होता है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सर ये क्लोज कैसे आया? अरे जब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को जोड़ोगे तो एक क्लोज सरफेस बनेगा, और मोस्टली आपके यहां पर आपके क्लोज सरफेस से रिलेटेड टर्म ही चलने वाली है। तो ये हो गया आपके क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये क्या कहलाता है? ds बोल दो, da बोल दो, बात एक ही है क्योंकि एरिया एलिमेंट है, da भी ले सकते हो और ds वेक्टर भी ले सकते हो। तो ये कहलाता है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं, इट इज ए
स्केलर क्वांटिटी। ये आपके क्या होती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने पर जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन पता करेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, इसकी यूनिट क्या होने वाली है। तो सर यूनिट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पढ़ाई थी, न्यूटन पर कूलम, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज एन अपॉन सी इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, एन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, एक और बताई थी बच्चों आपको, क्या, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट गया, क्या बन गई डेफिनेशन, क्या बन गई यूनिट, यूनिट बन गई वोल्ट इंटू मीटर। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब अपन फाइंड आउट करेंगे इसके डायमेंशन। तो बच्चों देखना डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों डायमेंशन निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूले में जो भी टर्म है उनकी डायमेंशन पुट कर दो। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, याद करवाई थी, बताई थी, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स m1 l1 t माइनस 2, चार्ज a1 t1। तो क्या बन गया m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1 इंटू L2, यानी एरिया क्या बन गया m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये हो गई बात अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अब आप क्या आता है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर अभी जो आपने बताया था वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, बट अपन को जब क्वेश्चन पूछे तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यही लिखो। तो सर कैसे बनाए, तो मैंने आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सिखाया था। क्या कि आपके बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए, टोटल एरिया ए मान लेते हैं, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ई ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो देखना बच्चों, ए यानी एरिया, एरिया को क्या कर दो 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि पर यूनिट एरिया, होगा कि नहीं होगा। और cos थीटा को भी क्या कर दो, cos थीटा इज आल्सो 1, और cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना हो 0, और थीटा 0 होने का मतलब एरिया इसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये आपके 0 आएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नंबर ऑफ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होगा कि नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन बनाए बच्चों। तो एक बार सारा उतार लो, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशन लिखवाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। हाँ बच्चों उतार लिए। तो अब लिखो इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों देखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through per unit area, passes through per unit area, passes through per unit area and perpendicular to plane of it, and perpendicular to plane of it is known as electric flux.
इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसे बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको यही लिखनी है पर यूनिट वाली। और मैंने आपको बनाना बताई थी कि जब फॉर्मूले में आपके बहुत सारी टर्म हो तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके अलावा सभी को अपन पर यूनिट कर देते हैं। एरिया पर यूनिट एरिया, कॉस थीटा पर यूनिट यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पर यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अब मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through per unit area and perpendicular to plane of it is known as electric flux। अगर तुम perpendicular to plane of it नहीं लिखते हो तो चलेगा, बट पर यूनिट एरिया होना इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने इसकी। अब अपन देखते हैं आपके स्पेशल केस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन cos थीटा काम में लेते हैं तो cos थीटा के वैल्यू पुट करके अपन स्पेशल केसेस लेते हैं। तो कैसे, ध्यान देना, नोट नंबर 2 दैट इज द स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या होंगे, केस नंबर 1 है आपके क्या, एफ थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 कब होगा सर, थीटा एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। तो थीटा 0 कब होगा, जब मान लो ये आपके कोई एरिया एलिमेंट है, इसका एरिया भी इधर परपेंडिकुलर टू प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल, या भी क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे ये प्लेन है ना, प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। और यदि ये परपेंडिकुलर तो आपके थीटा एंगल 0, और थीटा एंगल 0 होने के कारण फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम कितना होगा, EA cos 0 दैट इज इक्वल टू EA। दिस फ्लक्स हैव 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस फ्लक्स में 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या, cos थीटा 0 यानी प्लस का 1 है, cos 0 यानी प्लस का 1 है, तो इट इज द मैक्सिमम फ्लक्स। ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ठीक है, और इट इज द पॉजिटिव फ्लक्स, ये एक पॉजिटिव फ्लक्स है। और इट इज द आउटवर्ड फ्लक्स, ये एक आउटवर्ड फ्लक्स है। और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा किसका लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। यानी यदि आपके आउटवर्ड फ्लक्स बोले तो वो फ्लक्स पॉजिटिव लेना है। अब अपन बात करें केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कैसे, 90 डिग्री का मतलब ये मान लो जैसे प्लेन है तो इसका एरिया एलिमेंट तो इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये प्लेन के अलोंग हो गया, यानी कि अलोंग प्लेन, किसके अलोंग, अलोंग प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के अलोंग होती है तो वहां पे फ्लक्स कितना होगा बच्चों, EA cos 90 इज 0। यानी उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है। परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है और यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर और प्लेन के अलोंग। और यदि आपके थीटा कितना लिया जाए, 180 डिग्री। 180 के डिग्री का मतलब ये एरिया एलिमेंट है, एरिया तो इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, तो थीटा एंगल कितना हो गया 180। और थीटा एंगल यदि 180 होगा तो देखना फाई EA cos 180 और cos 180 माइनस का EA। तो ये फ्लक्स भी आपके 3 डेफिनेशन रखता है। क्या, दिस फ्लक्स इज मिनिमम, ये फ्लक्स मिनिमम है क्योंकि नेगेटिव है ना। दिस फ्लक्स इज नेगेटिव, ये नेगेटिव फ्लक्स होता है। और ये प्लेन तो बाहर की तरफ बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो ये इनवर्ड फ्लक्स। तो बच्चों याद कर लेना, क्या, इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव। तो यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, आउटवर्ड फ्लक्स में से इनवर्ड फ्लक्स माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स आपके माइनस का आता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये आपके स्पेशल केसेस उतार लीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 नंबर में। ठीक है,
ठीक है बच्चों, उतारिए। अब अपन पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नेक्स्ट नोट है अपने, लिखो डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूले में दिख रहा होगा किस पे डिपेंड करता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 ए एरिया, नंबर 3 एंगल बिटवीन ई एंड ए, और नंबर 4 ऑन मीडियम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी का पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी के पास बुक होगी, तो अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों, क्या बोल रहा है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एन एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है उसके अंदर क्या बोल रहा है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर कितना है? 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर दे रखा है। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई वेक्टर कितना दे रखा है? 200 200 आई कैप प्लस 300 जी कैप वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी बताया बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करना बताया था, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। बट सर एरिया वेक्टर में तो आई कंपोनेंट तो है ही नहीं, आई कंपोनेंट नहीं है तो वो कितना है? 0। के कंपोनेंट नहीं है तो वो कितना है? 0। 0 मान सकते हो, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आई के वाले से, तो 200 × 0 प्लस जे के वाले को जे से, तो 5 × 10⁻³ × 300। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 0 को 200 से गुणा करेंगे तो 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है? इसको गुणा करेंगे तो 1500/1000 कितना आएगा? 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस प्रकार अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार बुक का बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 अपन बाद में निकालेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी अपनी बुक से, एसपी से, जो भी आपके पास बुक है उससे देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यदि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता करना आना चाहिए कि क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये अपन देखते हैं। तो देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कैसी शीट है? सर्कुलर। सर्कुलर है तो उसकी रेडियस गिवन है कितने? 5 सेंटीमीटर। 5 × 10⁻² मीटर। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किस में रखी हुई है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई दे रखा है कितना? 5 × 10⁻+5 वोल्ट पर मीटर। सच दैट इट्स प्लेन, सच दैट इट्स प्लेन। कौन रे? प्लेन। प्लेन का एंगल दे दिया, कितना दे दिया? 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन एंगल बना रहा है? अरे ये जैसे सर्कुलर डिस्क है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका प्लेन बना रहा है 30 डिग्री। तो अपन को किसके साथ एंगल चाहिए? एरिया के साथ, जो कितना आएगा? 90 - 30 = 60 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आपके हो गया। अब एरिया निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ई ए कॉस एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। एरिया के साथ 60 डिग्री। तो आप जब फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो ई कितना दे रखा है? 5 × 10⁵। एरिया क्या होगा? πr²। तो ई πr² और cos 60 होता है 1/2, तो ई पाई 3.14। रेडियस कितनी दे रही है? आर। इसका स्क्वायर कर लो 25 × 10⁻⁴ गुणा 1/2। इसको सोल्व कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करते हैं आपके सॉल्यूशन क्या आएगा? 1.96 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर।
बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बच्चों आपके ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने इससे रिलेटेड। तो सर बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हेडिंग लगा लो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटीज, एंड चार्ज डेंसिटीज, यानी अपने अलग अलग चार्ज डेंसिटी होती है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, चले बच्चों पढ़े आगे। तो लिखो, when the given charge uniformly distribute, when the given charge uniformly distribute in the dimension, in the dimension, dimension का मतलब ब्रैकेट में लिखना, लेंथ 1D है तो क्या होगा? लेंथ, कॉमा एरिया 2D है तो क्या होगा? एरिया, कॉमा वॉल्यूम 3D है तो वॉल्यूम, है ना? क्या लिखा आपने? when the charge continually distribute in the dimension as length, area and volume is known as continuous charge distribution. इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर मतलब क्या है? तो बच्चों मतलब ये है कि जैसे मान लो ये वायर है और इसको आपने चार्ज दिया तो सारा चार्ज किस में चला गया? इसकी लेंथ में, और लेंथ में जाने का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन इट्स लेंथ, देन आपके लैम्डा चार्ज डेंसिटी आती है। यानी आप इस लेंथ का यदि 1 मीटर का भाग यहां से कट करोगे, 1 मीटर लेंथ का, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतने का उतना यहां पर 1 मीटर के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, लेंथ में ले लो, एरिया में ले लो, वॉल्यूम में ले लो, यानी आपके चार्ज क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर लिखो according to dimension, according to dimension charge distributions are 3 types. According to dimension charge distributions are 3 types. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं नंबर 1, हेडिंग लगा लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर डेंसिटी कहां से आ गया? अपन तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। तो बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगी, तो अपन मेन टॉपिक अपना यही रहेगा। वैसे अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अपन को मोस्टली यही पूछता है। हेडिंग लगा लिए तो लिखें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे मान लो ये लेंथ है, तो यदि अपन इसको सारा चार्ज देंगे तो सारा चार्ज किस में जाएगा? इसकी लेंथ में जाएगा सर। और जब लेंथ में जाएगा तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या जाएगी? लैम्डा। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लेंथ में जा रहा है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लैम्डा किस में? लेंथ में। तो चार्ज को डिवाइड कर दो लेंथ से, है ना। तो Q अपॉन L इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। ये कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सर डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन तुम बना सकते हो, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सिखाया था। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको पर यूनिट कर दो, तो लेंथ को क्या कर दो? पर यूनिट। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। लिखिए बच्चों, द चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, द चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन L। ठीक है, तो अब बात आती है सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो चार्ज यूनिट होती है कूलॉम और लेंथ क्या होती है? मीटर, कूलॉम पर मीटर।
अब अपन बात करेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इट, इसकी डायमेंशन क्या होगी। चार्ज की डायमेंशन बताई थी बच्चों A1 T1 और लेंथ की L1 सॉल्व करेंगे तो L1 A1 वो सॉरी L-1 L-1 T1 A1 इट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये होगी बात अपने लीनियर चार्ज डेंसिटी की। उतार लीजिए। अब इसी प्रकार नंबर 2 हेडिंग है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो अपनी कहलाती है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस का मतलब एरिया, यानी सारा जो चार्ज देंगे वो किस में जाएगा, एरिया में जाएगा, प्लेन शीट में जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, लिखो डेफिनेशन, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जैसे मान लो कोई प्लेन शीट है, इसको अपन ने चार्ज दिया तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। तो ध्यान रखना सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यदि स्पेयर है तो एरिया कितना होता है 4πr², तो उससे निकाल सकते हो क्यू अपॉन 4πr², है ना। स्क्वायर शीट हो तो साइड स्क्वायर, तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस प्रकार तुम क्या कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे L2 ऊपर जाके L-2। इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी आपके चार्ज इन पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब बच्चों नंबर 3 और लास्ट, नंबर 3 और लास्ट आपके क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यानी गिवन चार्ज किस में जाने वाला है बच्चों, वॉल्यूम में। तो सर यदि वॉल्यूम में जाएगा, जैसे आपकी स्पेयर है, इसको अपन ने चार्ज दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स वॉल्यूम, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या बन, यानी डेफिनेशन क्या बन गई, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो आपके यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या बन जाएगी L-3 T1 A1। ठीक है। तो ये हो गई अपने बात किसकी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। इसके नीचे एक नोट भी लगा लो। नोट लगाना बच्चों, कंडक्टर हैव ओनली linear charge density and surface charge density. Linear charge density and surface charge density not have volume charge density. Not have volume charge density. कंडक्टर में सदैव आपकी क्या होगी, लैम्डा और केवल सिग्मा होती है, रो कंडक्टर में प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा उसके सरफेस पे आ जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये था आपके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में अपन और जानेंगे आगे।